हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सारे लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए। शायद आपकी क्लास कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से 10 मिनट डिले रही और क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग जल्दी से आ जाइए फटाफट, जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं। और एक बार फिर से हम लोग यूपी पीसीएस 2022 मेंस बैच में इंडियन पॉलिटी की क्लास में आगे बढ़ते हैं। सुनीता, लता सिंह, सुशील यादव, उमेश शर्मा, परविंदर परिहार, सुनीता, जितने भी लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स, सब लोग क्लास में फटाफट आइए और हम लोग क्लास में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले कि कल हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। निदेशक तत्व हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। कल निदेशक तत्वों का इतिहास मैंने पहले बताया आपको, उसकी परिभाषा बताई। संविधान में विद्यमान निदेशक तत्व कौन कौन से हैं मैंने आपको 12 से लेकर पूरा 36 से लेकर 51 तक आपको समझाया। संविधान के अन्य भागों में कौन कौन से निदेशक तत्व के प्रावधान हैं उसको मैंने आपको बताया। फिर मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या डिफरेंस है, जाते जाते मैंने डिफरेंस बता दिया था। अब हम लोगों को फ्रेंड्स क्या बताना है, निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष का इतिहास क्या है। कि हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों के नैतिक और भौतिक विकास के लिए मूल अधिकार भी हमें दिए गए हैं, वो भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। नीति निदेशक तत्व भी दिया गया है और यह नीति निदेशक तत्व भी राज्य के जो नागरिक हैं उनके भौतिक और नैतिक विकास के लिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और हमारे देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने की। कई बार आप पढ़ते भी हैं कि जो नीति निदेशक तत्व है और मूल अधिकार हैं एक दूसरे के पूरक हैं। तो आखिरकार इन दोनों में जब कभी भी शक्तियों की बात आएगी कि मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सीमित किया जाए या राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों को सीमित किया जाए, इस संघर्ष के बीच हम वरीयता किसे देंगे, हम प्रायोरिटी किसे देंगे, यह बात हमें समझनी है। अच्छा, जयवीर सिंह सर, मैं पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी के दौरान करते हैं। अच्छा, क्लास आप कभी लाइव नहीं आ पाए, बाद में क्लास करते हैं जयवीर सिंह। तो क्लास में अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इंडियन पॉलिटी में, सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है या नहीं। सुनीता का कमेंट मुझे मिला है कि वॉइस प्रॉब्लम है। मैं एक बार जानना चाहता हूं और भी स्टूडेंट से कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लास एकदम सही चल रही है, वॉइस और वीडियो एकदम सही जा रही है आपके पास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट आपका थोड़ा सा दिक्कत हुआ, दिक्कत आ जाएगी। सर, आपके द्वारा दिए गए मॉडल आंसर को पढ़ने से एक मैच्योरिटी का आभास हो रहा है, जबकि मेरे पास आंसर लिखने पर क्वेश्चन के सारांश निकल कर नहीं आ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे निकलने लगेगा, धीरे धीरे निकलने लगेगा जब उसको आप लगातार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद करेंगे। इसीलिए मैंने जो आपको मैं मॉडल आंसर चाहे जिसका दूंगा, मैं हल्का सा शब्द बढ़ा के दे रहा हूं। शब्द सीमा इसलिए बढ़ा के दे रहा हूं, उसकी अगर 70% भी चीजें निकाल पाए आप, तो आपके पास एक बेहतर उत्तर तैयार हो जाए। आप ये मत सोचिए सर ने तो बड़ा लंबा लिखा, हमारा उत्तर तो छोटा हो जा रहा है। आपका छोटा ही होगा। आपको 125 शब्दों में लिखना तो 125 शब्दों में लिखिएगा, आपको 200 शब्दों में लिखने में आए तो 200 शब्दों में लिखिएगा। हम प्रायः उत्तरों को 250 से अधिक शब्दों में दिए हैं आपको मॉडल आंसर के रूप में, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मैटर आ पाए। उस मैटर में कौन सा मैटर आप ले पाते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए, दिव्या शिवहारे, लता सिंह और परमेंद्र परिहार, सभी लोगों को चलिए एक सेकंड जरा रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अभी कमेंट सही हो गया आपका। तो आज का टॉपिक बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है यहां से सवाल खूब बनते हैं, एक लंबा इतिहास है। इस पॉइंट को क्लियर करेंगे ना तो 3-4 उत्तर आपके तैयार होंगे। अगर ये आपने क्लियर कर लिया, नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष का इतिहास क्या रहा।
नीति निर्देशक तत्व ज्यादा शक्तिशाली रहे या मूल अधिकार ज्यादा शक्तिशाली रहे, अलग अलग समयों पर न्यायपालिका का क्या मत था, न्यायपालिका का क्या विचार था इन दोनों के टकराव के बीच, और वर्तमान स्थिति क्या है इन दोनों के टकराव को, इन तमाम बिंदुओं को समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अच्छा नीरज कुमार आज ही आपने एडमिशन लिया है, अच्छा नीरज कुमार एक और पहले से क्लास में है, तो मैंने समझा कि आप पुराने स्टूडेंट हैं। तो नीरज कुमार मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज आप क्लास को पढ़िए, निर्देशक तत्वों की आंसर राइटिंग, अब निर्देशक तत्व भी हमारा समाप्त हो चुका है। एक अंतिम बिंदु डिस्कस करने जा रहे हैं, निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के मध्य टकराव का इतिहास। लेकिन अब आगे की लाइव क्लास हमारी डेली करते रहिएगा और 1 घंटे समय निकाल करके, 2 घंटे समय निकाल करके पिछली क्लास स्टार्टिंग से करिएगा, क्लास नंबर 1 से। तो जब स्टार्टिंग से करते हुए आएंगे तो जो छूटा हुआ क्लास है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आगे करिएगा। ठीक है नीरज जी, कोई दिक्कत होगी, बाकी मैं हूं, कोई इस प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। चलिए, तो निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष के इतिहास को समझाने के लिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? अब इतिहास लिखाना है तो आज तो हम बताएंगे नहीं कि प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार ज्यादा शक्तिशाली है या निर्देशक तत्व, हमें तो तब से बताना है कि अलग अलग समयों पर न्यायपालिका का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा रहा, मूल अधिकार ज्यादा शक्तिशाली रहे उसकी नजर में या नीति निर्देशक तत्व, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्या इसका विवाद रहा, कब क्या प्रावधान किया गया और वर्तमान स्थिति क्या है, इसके लिए कौन कौन से केसेस आए, उन तमाम मुद्दों को देखना है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं फ्रेंड्स। आपको यह पता है कि फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, दोनों ही व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास में सहायक हैं। दोनों ही हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और देश में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन दोनों में बहुत सारे अंतर भी हैं, जो कल मैंने अंतर क्लास में बताए थे। लेकिन बात अगर वरीयता की आ जाए, इन दोनों में शक्तिशाली कौन है, तो इसका पहला मामला हमें मिलता है 1951 में। 1951 में एक मामला आता है चंपकम दोराईराजन मामला, मद्रास राज्य का मामला। नाम सुना है कभी? ये मैंने आपको पढ़ाया रहा होगा आर्टिकल 15 क्लास 4 में, जब प्रीलिम्स की क्लास आपने की होगी तो। 1951 में एक मामला आता है चंपकम दोराईराजन का मामला 1951 में। इस मामले में एक व्यक्ति, दोराईराजन नाम के एक व्यक्ति थे, ये मद्रास से मामला था, मद्रास सरकार के खिलाफ। जब न्यायपालिका के पास मामला पहुंचा तो जो भी दोराईराजन साहब जो थे, उन्होंने न्यायपालिका से अपील की कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। न्यायपालिका ने कहा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी मतलब कहा 5 आधारों पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कहा लेकिन भेदभाव हो रहा है। कहां हो रहा है? कहा हमारे मद्रास की सरकार ने कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में कुछ लोगों को विशेष छूट प्रदान करके, कुछ लोगों को विशेष छूट प्रदान करके उनको शिक्षा में यानी एडमिशन में, प्रवेश में, दाखिले में कुछ छूट दे दी है। इससे हमारे आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। न्यायपालिका ने कहा अच्छा, मामले को लेकर के आइए। मामला न्यायपालिका के पास गया, न्यायपालिका ने मामले को देखा। उसके पश्चात न्यायपालिका ने मद्रास सरकार के उस फैसले को शून्य घोषित कर दिया। जबकि मद्रास सरकार अपने राज्य के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के लिए, वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, पिछड़े हुए लोगों को समान अवसर प्राप्त कराने के लिए यह व्यवस्था किया था। यह सरकार अपने निर्देशक तत्वों के माध्यम से अपने ऊपर जो भी दायित्व इसको सौंपे गए थे उन दायित्वों का निर्वहन कर रहा था। बावजूद उसके जब न्यायपालिका ने कहा जब बात मूल अधिकार की आ गई है तो मूल अधिकारों का हनन तो नहीं होगा, भले ही निर्देशक तत्वों का पूरा किया जा रहा है, और इस आधार पर मद्रास सरकार के द्वारा किया गया फैसले को समाप्त कर दिया गया। तो 1951 की अगर मैं बात करूं तो उस समय न्यायपालिका का जो झुकाव दिखा, फंडामेंटल इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, यहां पर मामला यही था। फिर आगे दूसरा एग्जांपल लिखिएगा 1959
केरल शिक्षा विधेयक, जो केरल में एक शिक्षा विधेयक आया था, इस मामले में भी न्यायालय का झुकाव फंडामेंटल राइट की तरफ रहा डीपीएसपी की अपेक्षा। 1959 की बात, 56 नहीं, ये 1959 में केरल शिक्षा विधेयक आया था। और अब तक न्यायालय का झुकाव जो था वह मूल अधिकार की तरफ ज्यादा था, निदेशक तत्वों की तरफ कम था। इस समय तक निदेशक तत्वों की शक्ति मूल अधिकारों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन इसी समय इंदिरा जी का दौर आया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने एक संशोधन कराया जिसका नाम है 25वां संविधान संशोधन 1971। इसको नोट करिएगा, 25वां संविधान संशोधन 1971। पच्चीसवां संविधान संशोधन संविधान 1951 और 25वें संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इंदिरा जी ने हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल 31 गा। अब ध्यान से इस पूरी कहानी को समझिएगा। जब 31 गा को जोड़ दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा 25वें संविधान संशोधन 1971 है, सॉरी, संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से एक नया आर्टिकल लिखवा दिया 31 गा। और यहां क्या लिखा, जरा देखिएगा ध्यान से। इंदिरा जी ने यहां पर लिखाया कि आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी को प्राप्त करने के लिए यदि राज्य कोई कानून बनाता है, यदि राज्य कोई कानून बनाता है तो इस कानून को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा कि यह आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट पे क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर हल्का सा कॉन्सेप्ट यहां गड़बड़ हुआ तो आंसर नहीं लिख पाएंगे आप। लेकिन पूरे मुद्दे को अगर व्यवहारिक रूप में आपने समझ लिया, चाहे जैसा क्वेश्चन आए घुमाकर, वैसे घुमा के आप भी उत्तर लिख देंगे। अभी मैं इसको रिवीजन कराऊंगा, एक बार मैं रिकैप करा दूं, दिमाग में सारी बातें फ्रेम हो जाएंगी। लेकिन पहली बार तो मेरे साथ आप समझिए इसको। तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इंदिरा जी ने हमारे संविधान में संशोधन करा करके एक नया आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 31 गा। और यहां पर क्या लिख दिया, यदि राज्य 39 बी और 39 सी में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उस कानून को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब है निदेशक तत्वों को, डीपीएसपी को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई। क्या मूल अधिकार के सभी अधिकारों पर या कुछ विशेष आर्टिकल पर? नहीं, कुछ विशेष आर्टिकल पर। कौन कौन से आर्टिकल पर? आर्टिकल 14 पर, आर्टिकल 19 पर और आर्टिकल 31 पर ज्यादा भारी बना दिया गया निदेशक तत्व। अब यहां निदेशक तत्व को वरीयता दी जाएगी, मूल अधिकार को नहीं। यह संविधान संशोधन करके इंदिरा जी ने लिखा दिया। 39 बी और सी में क्या है, याद आया? कल मैंने आपको केयरफुल किया था, याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। 39 बी कहता है जो देश के संसाधन है, जो स्वामित्व है, उसका लोगों के लिए प्रयोग किया जाए, जनहित में प्रयोग किया जाए। और अर्थव्यवस्था के माध्यम से 39 सी में कहा गया है जो भी साधन उपलब्ध होते हैं, जो भी स्वामित्व होती है, जो धन है, जो संपदा है, उसका संकेंद्रण नहीं होगा, उसका वितरण किया जाएगा। और वितरण इस प्रकार से किया जाएगा ताकि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो पाए। इसलिए इंदिरा जी ने कहा कि आपने चंपकम दोराईराजन के मामले में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए जब मद्रास सरकार ने
कुछ विशेष प्रावधान नागरिकों के लिए किया है तो आपने उस मामले को रद्द कर दिया। इस आधार पर रद्द किया था कि यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। मुझे पता है कि आपको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली है। मुझे पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 32 के तहत आपके पास ये पावर है। संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत होंगे, हमारे मूल अधिकारों को छेड़ेंगे, हमारे मूल अधिकारों को कम या सीमित करेंगे, तो ऐसे किसी भी कानून को आपको समाप्त करने का अधिकार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शायद आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, अगर मूल अधिकार किसी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं तो हमारे द्वारा दिया गया निर्देशक तत्व है वो भी किसी न किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक ही हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के लिए सहायक है। तो अगर वाकई मूल अधिकार किसी व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं तो निर्देशक तत्व भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास करता है। इस आधार पर यह बात लिखवा दी गई, किसके द्वारा? इंदिरा जी के द्वारा। यह मामला 71 में होता है। 2 साल बाद हमारे संविधान की सबसे बड़ी पीठ बैठती है। किस पीठ में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, केरल राज्य के मामले में 1973 में। और इस मामले में 24वां संविधान संशोधन को लाया गया कि जरा न्यायालय चेक करो, ये इंदिरा जी ने जो 24वां संविधान संशोधन कराया सही है कि तानाशाही बन जा रही है। न्यायालय ने चेक किया, कहा अच्छा, ठीक, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ये कह रही है कि 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से 31 में इन्होंने लिख दिया है कि अगर राज्य 39B और 39C को अपने नागरिकों को दिलाने के लिए कोई कानून बनाता है और वह कानून भले ही आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा हो, भले ही आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा हो, भले ही आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर रहा हो, लेकिन उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14, 19 और 31 में लिखी गई बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 39B और C में लिखी गई बात किसी भी नागरिक के लिए। इसलिए वैधता दे दो, ठीक, अच्छी बात है, यह वैध है। केशवानंद भारती केस में मोहर भी लग गई। चलो, न्यायपालिका ने भी मोहर लगा दिया कि 25वां संविधान संशोधन वैध है। लेकिन न्यायालय ने कहा एक बात का ध्यान रखा जाएगा, यह न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आएगा। यह न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आएगा का मतलब, कहा न्यायालय इस बात की जांच कर सकती है कि जो कानून आपने 39B और C को प्राप्त करने के लिए बनाया, क्या वाकई वो आर्टिकल 14, 19 और 31 से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर महत्वपूर्ण होगी तब तो ठीक है। और किसी अन्य मूल अधिकारों को छेड़ेगा, कहीं 15 को छेड़ दिया, कहीं 16 को छेड़ दिया, 21 को छेड़ दिया, 13 को छेड़ दिया, तो बख्शेंगे नहीं, हम तुरंत शून्य घोषित कर देंगे। संसद ने कहा चलो ठीक है। इतने पे मामला चल रहा था। अब धीरे धीरे न्यायालय का सोच बदल गया। 1951 में जहां न्यायालय का झुकाव पूरी तरीके से मूल अधिकार की तरफ था, निर्देशक तत्व को साइड में कर दिया गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस आते आते मामला सामंजस्य का बन गया है। अब निर्देशक तत्वों की भी गरिमा को समझा जा रहा है, निर्देशक तत्वों के भी इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है, और लगभग दोनों को बराबर वैधता दी जा रही है। लेकिन इंदिरा जी ने कई बार ऐसा गेम खेला है, जब जब उनको बैठने का मौका मिला उन्होंने अपना पैर पसारना ही चाहा। केशवानंद भारती केस में आपके द्वारा किया गया संविधान संशोधन वैध भी हो गया था, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, एक संशोधन कराया। उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान, केवल सुनते मत रहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लिखते भी चलिएगा भाई साहब। ये बहुत जटिल मुद्दा है, किताब में पढ़ेंगे कई बार समझ में नहीं आएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। तो केवल सुनने से चीज भूल भी सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्रम से आप लिखते भी चलिएगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 करवाया और उन्होंने इसमें क्या लिख दिया, कहा सुनिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब, अब हम ये प्रावधान कर रहे हैं केवल आर्टिकल 39B और 39C को नहीं,
बल्कि सभी निदेशक तत्वों को, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, केवल आर्टिकल 39 बी और सी को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए जितने भी निदेशक तत्व हैं, किसी भी निदेशक तत्वों का पालन करने के लिए हम यदि कोई भी कानून बनाएंगे, सभी कानूनों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पर वह प्रभावी माना जाएगा, सभी निदेशक तत्व। न्यायपालिका ने कहा अरे 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 ये तो सरचढ़ के बोल रहे हैं, अब तो हद ही कर दिया इंदिरा जी ने। जब आपके 39 बी और सी को प्राप्त करने के लिए मैंने वैध बता दिया था, अब पूरे के पूरे निदेशक तत्व को आप भारी बना दिए मूल अधिकार पर। अब न्यायपालिका से भी रहा नहीं गया और न्यायपालिका ने क्या किया, कुछ दिन बाद एक केस आया जिसका केस का डिस्कशन मैंने आर्टिकल 13 में भी किया था। उसका नाम है मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में न्यायालय ने कहा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका ने कहा मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और हमने केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहता है जो कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा, संसद में इतना दम ही नहीं कि उसको छेड़ के दिखाए। अतः इस आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो पूरे निदेशक तत्वों को उस मूल अधिकार पर वरीयता दी गई थी, उस पूरे के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और यह कहा गया, बात जब मूल अधिकार और निदेशक तत्वों की आएगी, कोई किसी से शक्तिशाली, कोई किसी से कमजोर नहीं, बल्कि मूल अधिकार, निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी हम आपको यह पावर देते हैं कि आर्टिकल 39 बी और 39 सी को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कानून आप बनाएंगे, वो कानून अगर आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन भी करेगा तो हम इसको शून्य घोषित नहीं करेंगे। अतः आपके निदेशक तत्वों को इस आर्टिकल 14, 19 और 31 पर हम प्रायोरिटी देते हैं, वरीयता देते हैं। आप ही शक्तिशाली हो गए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यह प्रवर्तनीय है, यह परिवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकारों को लागू कराना हमारे कंधे की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 32 के तहत मैंने वादा किया है कि आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो मैं दिलाऊंगा। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, निदेशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के आपस में क्या हैं? पूरक हैं। दोनों ही व्यक्ति के विकास के सहायक हैं। अतः इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना संविधान का मूल ढांचा है। और जो संविधान का मूल ढांचा हो जाएगा, इसे भी अपने लिस्ट में चढ़ा लीजिए, इसे भी अपने लिस्ट में चढ़ा लीजिए। जो संविधान का मूल ढांचा होगा उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और इस पर यह विवाद समाप्त हुआ। आज वर्तमान स्थिति में अगर बात मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों की तुलना की जाए तो यह कोई तुलना की बात नहीं है, बल्कि मूल अधिकार, निदेशक तत्व एक दूसरे पर भारी हैं। फिर भी मूल अधिकारों का महत्व कहीं ना कहीं निदेशक तत्वों की अपेक्षा अधिक है। बावजूद उसके आज वर्तमान स्थिति में भी आर्टिकल 39 बी और 39 सी को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 14 पर, आर्टिकल 19 पर इन निदेशक तत्वों को वरीयता मिलती है। अब आप कहें आर्टिकल 31 को क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 31 को तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान स्थिति में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर निदेशक तत्वों को वरीयता मिल जाती है। लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों आपस में सामंजस्य को साधते हुए व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास करेंगे, ताकि राष्ट्र हमारी सब ऊंचाइयों को छू पाए। लेक्चर समाप्त। दिस इज द डिस्प्यूट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बताइए समझ में आया या नहीं? जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताइए।
जावीर सिंह, आपका नोट्स जो जाएगा वो तो 10 जनवरी के बाद जाएगा। आपकी पॉलिटी के लिए नोट्स आपके ऐप पर एक नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया आपको पढ़ने के लिए। दूसरा नोट्स कंप्लीट बनकर तैयार आ गया, लेकिन उसके साथ कुछ नोट्स को और ऐड करके आपको 10 से 11 जनवरी तक आपको घर पहुंच जाएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा। ठीक है, बाकी एक नोट्स आपको दे दिया गया ऐप पर पढ़ने के लिए। सुशील यादव, नीरज कुमार, दीपांजलि, जयवीर सिंह, रंजना, फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताइए पूरा मुद्दा समझ में आया। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन अभी और कर दूंगा इसको। अभी कमेंट किसी का आया नहीं है। सुशील यादव, जयवीर सिंह, उमेश कुमार शर्मा, सुनीता, रत्नेश चौहान, नीरज कुमार, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। चले फिर एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। अब कभी भी आपको यह विवाद लिखने के लिए एग्जाम में आ जाएगा कि निदेशक तत्व और मूल अधिकारों का संघर्ष क्या है और इसका इतिहास क्या है, तो कहानी को चंपकम द्वैराजन से लिखिएगा कि 1951 में चंपकम द्वैराजन के मामले में न्यायपालिका का झुकाव मूल अधिकारों की तरफ था। अतः इस परिपेक्ष में मद्रास सरकार के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। आगे चलकर 1959 में केरल शिक्षा विधेयक में भी न्यायपालिका का झुकाव मूल अधिकार की तरफ था, लेकिन आगे चलकर के 25वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31 जिसके तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि आर्टिकल 39B और 39C को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और 31 पर निदेशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। वहां मूल अधिकार कमजोर कर दिया जाएगा, निदेशक तत्व प्रभावी कर दिया जाएगा। और इस संशोधन को केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायपालिका ने वैध घोषित किया और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में लाया। लेकिन यह विवाद और भी गंभीर रूप तब पकड़ लेता है जब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने पूरे के पूरे निदेशक तत्वों को आर्टिकल 14, 19 और 31 पर वरीयता देने की बात कही। अतः आगे चलकर के 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया और इस आधार पर 42वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को अवैध घोषित करके आर्टिकल 14, 19 पर केवल 39B और C को वरीयता प्रदान किया गया। और साथ ही साथ न्यायालय के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, जो व्यक्ति के विकास के लिए, समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं प्रावधानों और इन विवादों के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल अधिकार निदेशक तत्वों की तुलना में ज्यादा महत्व रखते हैं। फिर भी वर्तमान स्थिति के अनुसार आर्टिकल 14 और 19 पर निदेशक तत्वों को आर्टिकल 39B और C को प्राप्त करने के लिए बनाए हुए कानूनों को ज्यादा शक्ति दी जाती है। यह निष्कर्ष आपका समाप्त हो जाएगा। दिव्या सिंह भारे, लता सिंह, गायत्री, आयुष पाठक, परमिंदर परिहार। पॉइंट क्लियर? और मूल अधिकार से कम संभावना मेंस में सवाल आने की निदेशक तत्वों में नहीं है। निदेशक तत्व के भी सवाल बहुत आते हैं मेंस में, दोनों को आपस में रिलेट करके भी सवाल आता है। मूल अधिकार का अलग सवाल आता है, निदेशक तत्व का अलग सवाल आता है आपके एग्जाम में। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इन पर आधारित प्रश्नों पर। मैंने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी, क्या क्या थ्योरी में मैंने पढ़ाया, कैसे इसको मैंने पूरा निदेशक तत्व समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने निदेशक तत्व की परिभाषा बताई आपको। जो स्टूडेंट आज जुड़े हैं वो ध्यान रखिए, आप तो एकदम निदेशक तत्व के अंतिम पड़ाव में समझे, लेकिन निदेशक तत्व कल भी मैंने 1.5 घंटा पढ़ाया था और पूरा